Shri Prakash Singh Baraik. It is the maiden speech of the honorable member. साउंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल एवं पूरे देश की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए उपयोग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो संबोधन दिया जिसमें वर्तमान सरकार की नीति एवं कार्यों की तारीफ की गई, मुझे गर्व की अनुभूति होता है कि हमारे आदिवासी संप्रदाय के एक महिला जो राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाती है। लेकिन मुझे कहने में अत्यंत दुख हो रहा है कि आदिवासी संप्रदाय के होने के बावजूद उनके संबोधन में एक भी आदिवासी समुदाय एवं उनकी समस्या का उल्लेखन नहीं हुआ है। यह वास्तविक दुखद है, क्योंकि मैं एक आदिवासी परिवार से ही आता हूं। मैं जब संसद परिसर में प्रवेश किया तो मुझे पहले जैसे अनुभव नहीं हुआ। लेट हिम स्पीक। हमारे स्वतंत्र सेनानी जो सेनानी के सभी मूर्तियों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हो, चाहे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हो, चाहे धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा की हो, अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया। वे केवल स्वतंत्र सेनानी नहीं बल्कि आदिवासी या भारत के सभी लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किए थे। हमारे वे भगवान हैं। पहले जब संसद परिसर पर आता था तो मुझे गर्व का अनुभव होता था। हमारे क्रांतिकारी के मूर्ति हर जगह थे, हमें उनकी दर्शन को मिलती थी, याद दिलाते थे हम यहाँ हैं तो क्यों हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के लिए बहुत सारा काम किया। हमारे सरकार ने 2011 में सत्ता में आने के बाद आदिवासी कल्याण दफ्तर बनाया ताकि आदिवासियों की भलाई हो। सरकार ने की नीतियों से सरना एसटी कोर्ट के लिए जो प्रस्ताव आदिवासी समाज का था उनको केंद्र पे भेजा गया। बोलने दीजिए, उसको केंद्र पे भेजा गया एप्लीकेशन करने के लिए। आप बैठिए। मैं ऐसा एक क्षेत्र से आता हूं महाशय। माननीय संजय सिंह जी आप भी चुप रहे और आप सब चुप रहे प्लीज। मैं ऐसा एक क्षेत्र से आता हूं महाशय जो बंगाल के एक ऐसा क्षेत्र है जो चाय बागान से प्रसिद्ध है एवं एक चाय बागान का बेटा हूं, खुद भी चाय श्रमिक हूं। माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी के आशीर्वाद से ये बंगाल में बैठी नॉर्थ बंगाल के जितने भी चाय बागान, चाहे वो आदिवासी, राजवंशी, बोरो, टोटो, राभा, मेज, बंगाली, बिहारी, ये कम्युनिटी के बसवास है, उनका रिप्रेजेंट करने के लिए इस जगह पे मैं आया हूं। पहले मुझे बोलने का मौका दीजिए। वहां दिन रात जो मेहनत करते हैं चाय बागान के मजदूर, जो चाय श्रमिक है, जो आदिवासी है, इस देश पे तो चाय की चर्चा होती है लेकिन चाय मजदूरों की चर्चा नहीं होती है जो चाय बनाते हैं। एक भी मजदूर की चर्चा नहीं होती है। सबसे पहले 1951 अमेंडमेंट एक्ट को चेंज कीजिए। 99% पॉपुलेशन जो चाय की प्रोडक्टिविटी करती है वो ट्राइबल एवं आदिवासी है। 11 स्टेट में चाय का प्रोडक्टिविटी होता है लेकिन चाय बागान के मजदूरों का हालत क्या देखे आप कभी भी ये काम नहीं किए। चाय बागान का मजदूर का क्या अवस्था है ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप चाय बागान के नहीं हैं। मैं चाय बागान का वर्कर हूं, वहां का बेटा हूं, अधिकार है मुझको बोलने का। आज इस स्थिति में चाय बागान है जो केंद्र शासित 4 चाय बागान बानरहाट, चूनाभट्टी, न्यू डुअर्स एवं कारबाला टी स्टेट जो जलपाईगुड़ी जिला में आता है एवं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, जो केंद्र सरकार चलाता है। ये चाय बागान
अभी कई महीना से उनका पेमेंट रोका गया, प्रोविडेंट फंड रोका गया, ग्रेजुटी रोका गया, करोड़ों रुपया का बकाया पैसा रोका गया। किसने रोका? माननीय आप ही लोग ने रोका। एवं ये चाय बागान के मजदूर बेहोश होके NH-31 के में जाके धर्मघट पे बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग प्रोविडेंट फंड की आवाज उठाए, इसके पहले भी हम लोग PF की आवाज उठाए। जो मजदूर 250 रुपया की हाजिरा में काम करता है, उसका 12% पैसा काट के PF ऑफिस में जमा किया जाता है। किसका ऑफिस है PF ऑफिस? केंद्र शासित का दफ्तर है। जो मजदूर 58 साल में रिटायरमेंट के बाद में ये दफ्तर, उनका पैसा उनको नहीं मिलता है। मालूम है क्यों? आधार मैचिंग के लिए। एक चाय बागान का मजदूर जब प्लॉकिंग करता है तो उनका हाथ छिल जाता है, आधार उसको एब्जॉर्ब करने नहीं सकता, आधार नहीं सकता। 58 साल के बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। चाय बागान का मजदूर को प्रोविडेंट फंड देना चाहिए एवं ग्रेजुटी देना चाहिए। ये मजदूर बहुत दुख कष्ट से हम लोगों को पढ़ाएं। आज इसी तरह आवाज को रोकने का कोशिश हो रहा है। आज केंद्र सरकार द्वारा जो नीति एवं प्रोविडेंट फंड की जो घोषणा, जिसके कारण चाहे मजदूरों को उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी के उद्योग से चाय बागानों में करीबन 25 बागान पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 53 बागान पे क्रेश हाउस बनाया जा रहा है। बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में पेयजल की व्यवस्था राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने कर रही है। तो 1998 साल पंचायती राज जब चाय बागान पे हुआ, उसके बाद में सरकार हर काम राज्य सरकार कर रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार का भी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलिए, बट टैक्स बोलिए, चाय केंद्र के पास भी टैक्स आता है। तो क्यों इस बागानों के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं करती? बागान जब बंद होता है, आप लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, हम लोग जाके उस बागान को खोलने का कोशिश करते हैं। आप सरकार की विफलता ही नहीं साबित करती। पिछले 10 वर्ष केंद्र सरकार अपनी नीति के माध्यम से बंगाल की ही नहीं, देश के युवाओं को धोखा दिया। प्रधानमंत्री महोदय 2014 में वादा किए थे हर साल 2 करोड़ नौकरी होगी। 10 साल बीत गए, इस वादे का क्या हुआ? हर साल नौकरियों की कटौती होती जा रही है। वास्तविकता यह है 10 वर्षों में बेरोजगार का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल रोजगार कार्यबल में से लगभग 83% युवा हैं। संसद के रिकॉर्ड के अनुसार में इस वर्ष 7,22,000 की नौकरी है दी गई। कुल बेरोजगार युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं और सरकार के पास इसकी कोई योजना ही नहीं। बेरोजगार के कारण युवा मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। वे अपने शिक्षा योग्यता के बावजूद अपने सपनों को स्वीकार करने नहीं पा रहे हैं। सरकार स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करती है, जैसे नारे लगाती है, लेकिन इन नारों का हश्र क्या हुआ आप सभी को मालूम है। यह साफ दर्शाती है बेरोजगार संबंधी वादे को पूरा करने में असफल रही है सरकार। इसका असर समाज में व्यापक रूप में देखा जा रहा है। इस बेरोजगारी की वजह से युवाओं को आत्मविश्वास टूट रहा है। सरकार की नीतियों ने भारत शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया। NET एवं UGC जैसे प्रमुख परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र लीक हो गए। लगभग 7 वर्षों में 70 बार ये लीक हुआ। इसका असर पूरे छात्र को देना पड़ रहा है एवं छात्रों को ही नहीं, उनके माँ बाप को भी देना पड़ रहा है, क्योंकि उनका भविष्य उनका माँ बाप बनाता है। जो बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, अंत में पता चलता है पेपर लीक हो गया, ये उनके लिए सराहना है, पल होता है। उनके सालों की मेहनत सरकार ने की लापरवाही को से बर्बाद कर दिया। वह मेहनत सिर्फ बच्चों ही नहीं, उनके माँ बाप एवं परिवार के लोग भी करते हैं। अपने सपनों को आप
ऐसे मत नोचिए, उनकी उड़ान को मत रोकिए। इन बच्चों का एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा आपको। एक आंसू की हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। छात्रों को उन्हें अपने भविष्य के प्रति कोई आशा नहीं दिख रहा है। यह स्थिति अन्यथा चिंताजनक है। हमें इसे बदलने की ठोस कदम उठानी की जरूरत है। युवाओं को बिना देश विकास संभव नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा हमारे युवा पा सके एवं उचित शिक्षा पा सके, ताकि देश के विकास के लिए योगदान हो। सरकार ने बड़ी धूमधाम से वादे के साथ एनटीए का उद्घाटन किया। यह बताया जाता है कि एजेंसी की निकाय परीक्षा से जुड़ी बीमारी का रामबाण का इलाज होगा एवं निरीक्षक दक्षता एवं पारदर्शिता का नया युग आएगा। हमें पता नहीं कि एनटीए के तहत पारदर्शिता बिल्कुल नहीं अर्थ होगा जहां परीक्षा प्रश्न पत्र पारदर्शिता नहीं हो रही है, वहां परीक्षा के तारीख एवं व्यवहार का सार्वजनिक दस्तावेज बन चुके हैं। सरकार को इससे जुड़े सभी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी सजा एवं निगरानी करनी पड़ेगी। हमारे नौजवान बेटे बेटियों के जीवन से खेलना बंद करना होगा। बंद करो। महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, जो सरकार मुद्दे पर आंख मूंद चुकी है। सरकार ने जो वादे किए थे, जो केवल वादे ही बनकर रह गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया। महिला आज भी अपने घरों एवं सड़कों पर, कार्यस्थल के असुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्कोर एनसीआरबी के रिपोर्ट में साफ बताया कि महिला के खिलाफ आपराधिक मामला बढ़ चुका है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 एवं 22 तक महिलाओं के खिलाफ 4% भी आपराधिक मामला वृद्धि हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महोदय, सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, लेकिन ये आरक्षण का विधेयक कई इलेक्शन पे देखा गया। सीखिए तृणमूल की गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी के गवर्नमेंट से, लोकसभा बोले व राज्यसभा बोलिए, आरक्षण महिलाओं को मिला, जिसका रिजल्ट आज दोनों हाउस में दिखा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दीदी ने बहुत काम किया, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने। एवं इतना ही नहीं, जो बेटी पढ़ती हैं उनका साल में 750 रुपया करके मिलता है। एवं बेटी को उम्र जब 18 साल होता है, उनका अकाउंट में 25,000 रुपया मिलता है हायर एजुकेशन के लिए। और वो जो बेटी की शादी का उम्र होता है, उनके माँ बाप का अकाउंट में 25,000 रूपश्री का पैसा मिलता है। एवं सबसे बड़ी बात 140 करोड़ की जनता की आबादी है भारत एवं 11 लाख की पॉपुलेशन की आबादी है बंगाल, जिसमें 11 करोड़ की आबादी है बंगाल, जिसमें साबित हो गया लक्ष्मी भंडार प्रकल्प, दिस इज द बिग अचीवमेंट टू अस, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, जो माता बहनें एवं बेटियों के अकाउंट पे, जो विवाहित होते हैं उनका अकाउंट पे, जो ST/SC है 1200 रुपया, एवं जो लोग अदर कास्ट जनरल कास्ट है उनका अकाउंट पे 1000 रुपया करके मिलता है उनका परिवार चलाने के लिए। सरकार को सक्षम होना पड़ेगा। एकमात्र केवल विरोधी को दबा के नहीं, सबको मिला के काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हमें सबको लेके चलना है, राष्ट्र निर्माण का काम करना है, जिसमें सबका योगदान रहे। एवं इस अधिवेशन में मैं बोलना चाहता हूं, सरकार का काम निष्पक्ष होगा, सरकार सबके लिए काम करेगा, केवल एक को टारगेट करके नहीं। एक माननीय सांसद साहब कुछ ही क्षण पहले हम लोगों को एड्रेस करके बोले, मैं बोलना चाहता हूं, आपराधिक मामला जो भी हो, पश्चिम बंगाल का सरकार ने जवाब दिया, रात में ही FIR करने के बाद उनको अरेस्ट किया गया, साथ ही साथ FIR रजिस्टर किया गया। उनके बात को संबोधन करके बोलना चाहता हूं। आप पहले अपना स्टेज देखिए, अपना जगह देखिए, हम लोग शेयर को एड्रेस कर रहे हैं। ये सरकार जो भी है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये आदिवासियों की सरकार नहीं है,
ये अल्पसंख्यक की सरकार नहीं है। आने वाला दिन में सचेतन होना पड़ेगा, नागरिक को आवाज उठाना पड़ेगा एवं यूनाइटेड होना पड़ेगा। सचेतन रहिए। घमंड सबका जाता है, इस बार भी आप लोगों का घमंड गया। आप लोग सही तौर पे सही जगह पे आए, अहंकार मत कीजिए, समय अनुसार में जवाब मिलेगा। ये घमंड आपको चूर चूर करेगा। आने के लिए वेट कीजिए, वेट कीजिए। धन्यवाद।